होती है हेड ऑफिस में, तो मैनेजमेंट हमसे पहले बैठी होती है। पहला ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे ख्याल से सेकंड डे है, तो कोई बंदा एक जो भी बताना चाहे फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा किसी को याद है कि नहीं याद? क्या टॉपिक्स कवर किए थे? चले इतना मुझे बताइए, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं तो चुप बैठा हूँ, मैं बोल कहाँ शरिया हमने टॉपिक को कवर किया था, उसके बाद हमने मुदारबा किया था, मुशारका किया था, और रिबा के मुताबिक किया था कि इस्लामिक लाइब्रेरी साइड पढ़ी थी जी और एसेट साइड का भी नहीं बताया कभी। जी। चलिए ठीक है। तो बहरहाल हम लोग अभी नाइन बैंकिंग पढ़ने आए हैं। तो बैलेंस करना सबसे पहले तो आप लोगों को बैलेंस शीट्स वगैरह पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है, उसकी P&L, उसका सिस्टम का बिहेवियर, बेसिकली ये बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे करते हैं हम लोग। लाइब्रेरी साइड के अंदर भी नाइन बैंकिंग के अंदर मेजर दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एक मुदारबा, एक मुशारका, वो आप लोगों को बता चुके होंगे। मुदारबा मतलब मुदारी होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक रब्बुल माल होता है जो पैसे इन्वेस्ट करता है, एक मुदारी होता है जो मैनेज करता है फंड्स को। ठीक है, तो फिर इसमें डिफरेंट टूल्स वगैरह भी बनते हैं, वो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। मुशारका उसमें शराकतदारी होती है। अभी इस मॉडल के ऊपर बहुत कम बैंक काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो फिर कस्टमर के साथ मुशारका बेस पे काम नहीं हो रहा, वो अमूमन बैंक के साथ मुशारका बेस पे काम हो रहा है। जिस बैंक आपस के अंदर इंटर बैंक प्लेसमेंट भी करते हैं वो मुशारका बेस एग्रीमेंट करता काम कर रहे होते हैं। बहरहाल इस्लामी बैंकिंग देखें, अभी इस्लामी पाकिस्तान में तो बहुत पहले से है, लेकिन अभी स्टेट बैंक में जो सर्कुलर आया तो कन्वर्जन में भी काम हो रहा है। पहले उसने विंडो एज इस्लामी को ट्रीट किया हुआ था, अब उन्होंने बोला फुल प्राइस जो है ना सारे बैंक इस्लामी में कन्वर्ट हो जाए 2027 तक। ठीक है, तो उसके ऊपर हम तमाम बैंक काम भी कर रहे हैं। कुछ फुल प्राइस बैंक भी अभी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर लगे जो विंडो बेस थे पहले, अब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कन्वर्जन के ऊपर। बहुत सारे बैंकों ने कुछ ब्रांचें कर दी और हम भी इंशाल्लाह होपफुली इसी साल से स्टार्ट कर देंगे और 14 ब्रांच इस साल हम माइग्रेट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा और 2027 तक इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, वो जो सिस्टम बनाए जाते हैं वो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई बॉडी होती है। सबसे पहले इस्लामी बैंकिंग है, तो वो एक हमारा इदारा होता है EOP, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली उसने कुछ शरिया स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं और ये EOP के जो शरिया स्टैंडर्ड होते हैं ये वर्ल्ड वाइड है, नॉट फॉर पाकिस्तान। जहाँ जहाँ इस्लामी बैंकिंग है वो इसी को फॉलो करते हैं। फिर उसके साथ उनकी जो भी रेगुलेटरी बॉडी होती है विद इन दैट कंट्री, वो उसके अंदर कौन कौन से अडॉप्ट करती है, किस किस के ऊपर वो काम करती है। ऐसा नहीं कि शरिया स्टैंडर्ड पूरा का पूरा किसी मुल्क में अडॉप्ट हुआ हो। शरिया स्टैंडर्ड तमाम मामला भी है, नॉट फॉर बैंकिंग। जो कुछ कंपनीज भी हैं वो भी काम करती हैं, वो भी शरिया स्टैंडर्ड बेस के ऊपर काम करती है। उन्होंने कौन कौन से शरिया स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया हुआ है। तो EOP के बाद जो है एक रेगुलेटरी बॉडी जो मैंने आपको नाम दिया, जैसे मैं पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे यहाँ, उसमें से उसने कितने कुछ स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया। इसके बाद एक और इदारा होता है इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFAS, जो हम अभी आप थोड़ा सा भी पढ़ाएंगे। उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, YCAP वाले बनाते हैं, फिर उसको रेगुलेटरी बॉडीज को अडॉप्ट करके वो पाकिस्तान के बैंक में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। IFAS 1 मुराबा का है पूरा स्टैंडर्ड, उसके अंदर पूरा उसका जो है ना बताया गया होता है। उसकी फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताई गई होती है। जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी पूरा फ्लो बताया होता है कि भाई किस तरह चलेगा, ताकि फॉर्मेलिटी भी लाए, यूनिफॉर्मिलिटी लाए, तो तमाम बैंक किस तरीके से काम करेंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन तमाम बैंक अपने अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट बैंक जो है, क्योंकि उसको भी डेटा चाहिए होता है, बैलेंस शीट भी एक पूरा उसने फॉर्मेट इशू किया है जिसके ऊपर तमाम बैंक उसी फॉर्मेट के ऊपर बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि पब्लिक को समझने में आसानी हो। इसलिए इसकी यूनिफॉर्मिलिटी को रखा जाता है। IFAS 2 जो है वो हमारा इजारा का स्टैंडर्ड है। ठीक है, IFAS 3 मुलाबा का, IFAS 4 DM का, वो जो है अडॉप्ट नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा इस्लामी बैंकिंग में ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रही हैं, वो अभी थोड़ा सा लिस्ट डाउन आपको बता दूंगा क्या क्या है, लेकिन ब्रीफ जो है वो अभी आगे करेंगे उसके ऊपर। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं इसके हिसाब से सिस्टम्स को बनाया जाता है। अब जब हम सिस्टम को कोई डिफाइन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ भी आते हैं तो उसके अंदर भी बताना पड़ता है। जो स्टैंडर्ड है वो बताता है कि भाई इसके अंदर जो है ना अकाउंटिंग चलेगी किस तरीके से। एक होता है अप्रूवल का कॉन्सेप्ट। अब बहुत से लोग पता नहीं जानते होंगे, वैसे डेवलपर वगैरह से जानते होंगे, एक्टिवी वगैरह भी टेस्टिंग करते हैं, उनको इस हवाले से भी टेस्टिंग करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। तो अप्रूवल क्या होता है, कोई भी एक बंदा बताए। अनपेड चले और कोई काले उनका मना क्या? उनको आज का टेस्ट करो, बताओ ना चले बहरहाल देखिए अप्रूवल जो है ना ऐसा नहीं है किसी पेबल हो वो रिसीवेबल भी हो सकता है। ठीक है, हम बैंक में काम करते हैं और जाहिर सी बात है रेगुलेटरी बॉडी है, तो बैंक मैनेजर भी आती है क्योंकि उससे हर टाइम पे पहले किसी दौर में सी मंथ एंड पे हुआ करते थे। ठीक है,
क्योंकि हम मंथ एंड की पोजीशन देखा करते थे। पेबल और रिसीवेबल के हमको बता दें, जो लोग बैठे हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं पेबल पे करना है, डिपॉजिट साइड पे जो अप्रूवल होता है ना वो पेबल होता है, हमें पे करना है किसको, कस्टमर के पैसे हमारे पास रखे हुए, अगर तो वो मुदारबा बेस में तो उसकी जो या तो वो हमारे बैंक की कैटेगरी में सेविंग अकाउंट होगा या वो TDR होगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट मुदारबा बेस पे होता है, TDR भी मुदारबा बेस पे होती है। अच्छा, इसके ना सिस्टम में कुछ मेथड्स भी डिफाइन होते हैं, और ये पहले किसी दौर के अंदर डिफरेंट मेथड हुआ करते थे, लेकिन अभी स्टेट बैंक ने बोला है कि यार जो सेविंग अकाउंट होगा ना वो उसका प्रॉफिट एवरेज बैलेंस में दिया जाएगा, वरना किसी दौर में मिनिमम भी बैलेंस साइड के ऊपर कभी बैंक कुछ प्रॉफिट दिया करते थे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 10-15 साल पहले एक प्रोडक्ट खुली और वो प्रोडक्ट ऐसे अप्रूव हुई गया, उसका जो भी बैलेंस होगा ना मिनिमम जो बैलेंस होगा उसके ऊपर हम रेट देंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ये कहता है इस्लामी बैंकिंग के लिए कि एवरेज बैलेंस की बेस के ऊपर ही सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट दिया जाएगा। इसका मतलब कि एवरेज बनता होगा, इसका मतलब कि जब प्रोडक्ट सिस्टम में हम डिफाइन करते होंगे तो उसका मेथड हम बताते होंगे, तो सिस्टम में जो है हमारे अलग ही सिस्टम में डिफाइन हुआ, ए का मतलब एवरेज है, एम का मतलब मिनिमम है। ठीक है, उसकी सिस्टम में जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है उसके पैरामीटर भी डिफाइन किया जाता है कि इसका कैलकुलेशन मेथड है क्या, सिस्टम ताकि उसी वाले से फिर उसकी कैलकुलेशन करे और उसका रिटर्न को डिटरमाइन कर सके और उसका प्रॉफिट पे कर सके। TDR के अंदर जो अप्रूवल है ना वो डेली बेस पे चलता है, सेविंग अकाउंट में अप्रूवल हमारे यहाँ सिर्फ 1 घंटे चलता है इस्लामिक में। कन्वेंशनल में भी सेविंग अकाउंट का अप्रूवल बहरहाल सिर्फ मंथ एंड पे ही चलता है, लेकिन उसके मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है, कन्वर्जन भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मेथड अलग से आया तो जिसका हम अप्रूवल लें कि हमें एक्स्ट्रा करना है या फिर उसको सही करा के दोबारा स्टेप पर लेकर। तो बहरहाल अप्रूवल जो है बोथ साइड पर चलते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर जो हम बात कर रहे थे वो पेमेंट साइड पे आता है, और फिर अगर ऐसे साइड की बात करें तो रिसीवर साइड पे आना होता है। डिपॉजिटर के जो अप्रूवल होते हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कब पे करना है। कैलकुलेशन तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया एवरेज बैलेंस पे होगी, मंथली होगी, लेकिन कब पे करना है तो ये प्रोडक्ट के पैरामीटर होते हैं। जब भी कोई बैंक कोई एक प्रोडक्ट खोलता है वो स्टेट बैंक से अप्रूव कराता है, फिर उसको एडवाइस करता है, तो उसमें अक्सर जगह लिखा होता है कि मंथली रिटर्न देंगे, इसका मतलब है वो हर मंथ उसको प्रॉफिट देंगे। कहीं वो 6 मंथली भी होता है, कहीं वो एनुअली भी होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तीनों कैटेगरी की प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। माना हमने सेविंग की मिसाल है, कन्वेंशन में भी बहुत सारी सेविंग की प्रोडक्ट्स है जिसका हम मंथली रिटर्न दे रहे होते हैं, वुमन अकाउंट, सिग्नेचर अकाउंट जो नए खुले हैं हमारे पास, या यंग सेवर अकाउंट, तो उसके अंदर भी हम मंथली रिटर्न उसको पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेविंग की कैटेगरी नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो पहले थी अभी वजूद में है, तो उसके अंदर 6 मंथली हम उसको प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन कैलेंडर 6 मंथली, ऐसा नहीं कि जब से ओपन हुआ उसको 6 मंथ बाद उसको दे रहे हो, कैलेंडर 6 मंथली, यानी कि 30 जून और 31 दिसंबर को हम प्रॉफिट पे कर रहे होते हैं। TDR में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की TDR है। एक तो TDR वो होती है जो अपनी मेच्योरिटी डेट पे प्रॉफिट देते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर एट मेच्योरिटी। लेकिन इसके साथ साथ TDR भी हमारे पास 2 तरह की है, एक 1 ईयर मंथली और एक 3 ईयर मंथली महाना मुनाफा, जिसका नहीं होगा TDR तो बुक हो गई लेकिन आपको रिटर्न हर महीने दिया जाएगा। अच्छा, कन्वेंशनल बैंक में जो ना रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट बैंक ने फिक्स कर दिया। उसने बोला भाई उनका जो रेट होता है MDR मिनिमम डिपॉजिट रेट, MAR उसको कहते हैं बेसिकली कन्वर्शन में मिनिमम एप्लीकेबल रेट, वो तो होता है T-बिल माइनस 0%। अच्छा, व्हाट इज T-बिल? T-बिल एक कोई ट्रेजरी बिल होता है जो कि स्टेट बैंक इशू करता है बैंक के लिए, जब भी उसको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर उसको जब भी इकोनॉमी को थोड़ा वो अपनी साइकिल चला रहा होता है कि अगर बैंक से पास फंड ज़्यादा है और एडवांसेज वगैरह नहीं हो रहे, तो वो खुद बीइंग एज लार्ज रिसोर्ट जो है, मैंने आपको रेगुलेटर है वो क्या करता है, बैंक से T-बिल इशू करता है और बैंक से पैसा ले जाएगा ताकि वो बैंक को रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो उसका एक अलग मैंने कहा मैकेनिज्म है, पूरी एक दुनिया अलग है, वैसा ये तो मैं आपको नहीं बता रहा। T-बिल पूरा ये ट्रेजरी का सिस्टम, तो PIB होते हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, T-बिल होते हैं। इस्लामी बैंकिंग में सकूक है फिलहाल अभी, ठीक है। सकूक को उन्होंने और भी ज़्यादा नॉर्मलाइज करने के लिए PSX पाकिस्तान एक्सचेंज पे उसको रजिस्टर करा दिया कि आम पहले से बैंक लेते थे, फिर स्टेट बैंक ने बोला यार ये तो सिर्फ बैंक लेते तो आम इकोनॉमी पब्लिक तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उन्होंने जो भी गुजारिश बात है वो भी काम कर रहा है, सब बैंक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने PSX को इसके ऊपर लिस्टेड कर दिया। पाकिस्तान एक्सचेंज की वेबसाइट पर लिस्टेड है कि आम बंदा भी अगर सकूक खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, और इसके ऑप्शंस होते हैं। इसका पहले कैलेंडर आता है कि फलां डेट के ऊपर ऑप्शन होगा, तो उसमें बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कस्टमर ही पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो बैंक को कह सकता है कि भाई आप मेरी भी हिस्से की बिड डालेंगे, ठीक है। तो इश्यूअर इसका जो है वो स्टेट बैंक, इश्यूअर तो जाहिर सी बात है इसका स्टेट बैंक के, लेकिन उसमें PSX के ऊपर इसको गवर्नमेंट बेस की सिक्योरिटी होती है, इसमें रिटर्न मतलब लॉस होने का ऐसा कोई भी नहीं होता, लेकिन इसका रिटर्न थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अगर आप एडवांसेज देखें तो वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये PSX पे रजिस्टर्ड है, कोई भी बंदा लेना चाहे शेयर्स की तरह है, आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसकी भी प्राइस बनाना अप एंड डाउन हो रही होती है, वो भी जो उसके पैरामीटर हैं उसके पूरी साइकिल के वो वहाँ पे फॉलोअर होते हैं। तो अप्रूवल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो अप्रूवल भी हमारे यहाँ एक मंथली चल रहे हैं एवरेज बैलेंस की बेस के ऊपर, TDR में अप्रूवल डेली चल रहे हैं। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एडवांसेज साइड की, एडवांसेज साइड में भी अप्रूवल देखें, अप्रूवल का चलना तो
अंदर ये कहता है कि भाई आप कितने मेथड से हमारा सिस्टम काम करता है। अब कुछ स्टैंडर्ड जैसे इशू है, मैंने आपको बोला एक फास्ट को आया था 11 के स्टैंडर्ड, उसके अंदर उन्होंने बोला भाई आप EMI बनाएंगे। EMI मतलब होता है इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसका पूरा मैथ अप्रूवल का कैलकुलेशन का फार्मूला है। नॉर्मल अप्रूवल का जो फार्मूला होता है, अगर वो हम आपको प्रेजेंटेशन अभी चल नहीं रही तो हम आपको स्लाइड वगैरह भेज देंगे। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई पर जो भी आपने रेट अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर प्रॉफिट रेट। तो अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता में कल छोड़ ही दें, क्योंकि अभी तो खैर कन्वर्ट ही हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ले जो भी उसका प्रॉफिट रेट तय किया हुआ है वो उसके साथ उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पर डे अप्रूवल आ जाता है। अच्छा, अप्रूवल भी विद रिस्पेक्ट टू करेंसी चलते हैं। पाकिस्तान की करेंसी है तो डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमेशा 365 लेते हैं, लेकिन अगर $1 और यूरो है वो उनकी करेंसी का अपना स्टैंडर्ड है, वो ये कहते हैं कि हम डिवाइड बाई 360 करेंगे। इन बोथ केसेस चाहे वो डिपॉजिट हो या वो एडवांसेज हो, उसमें डिनोमिनेटर में हमेशा 360 आता है, ना कि 365। लेकिन पाकिस्तान करेंसी और अदर देन डॉलर और यूरो उसमें सब डिनोमिनेटर में 365 को हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक और मेथड होता है कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं बैंक, जो कि है वो कहलाती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होती है भाई, उसमें आप लोगों ने जो भी टेस्टिंग वगैरह की हो, कभी FDVP LDV कोई भी बिल या कोई चीज़ ऐसी डिस्काउंट होती है, या हम बात करते हैं कोई कमीशन हमने ले लिया आज से पहले, अगर 1 साल पहले अगर हम बात देखें तो हम जो कमीशन लिया करते थे ATM कार्ड के ऊपर जो एयरली चार्जेस हम लिया करते थे, हम डायरेक्ट जो है ना उसको इनकम में ले जाते थे। डे फर्स्ट पे जब भी हमने कार्ड इशू किया हमने उसकी इनकम ली और उसको कस्टमर से पैसे डायरेक्ट इनकम में ले गए। तो फिर इसके बाद जो है ना IFRS 9 आया है कि IFRS 9 क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए कितनी तरीके के स्टैंडर्ड हो गए, एक तो यूपी स्टैंडर्ड है, फिर एक इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इन सबको बैंक को फॉलो करना होता है जो जो अडॉप्ट होते जाते हैं। स्टेट बैंक पहले अडॉप्ट करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बैंक को भेजता है, बैंक उसको अपने सिस्टम में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें ये बोला कि भाई ये जो बैंक है ना, तो अगर ये मिसाल के तौर पर कोई मिसाल के ऊपर कोई नई प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस की, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इस तरह की प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नहीं थी, तो बल्क कस्टमर हमारे पास आते हैं मिसाल के तौर पर। तो जब बल्क आते हैं तो उसके अगर ATM के चार्जेस सपोज करते हैं 1,000 रुपये हैं, बल्क आए तो 1,000 रुपये हमारे उस मंथ में इनकम में चलेगा। 11 महीने में इस नॉन फंडेड ये जो GL है इसके पीछे आपको इनकम नहीं आने वाली है, 1 साल के हम चार्जेस ले चुके हैं। तो क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है PNL के अंदर कि मैंने डे फर्स्ट के ऊपर या फर्स्ट मंथ के अंदर मैंने ठीक ठाक कार्ड इशू किए, मिसाल के तौर पर 1 लाख कार्ड इशू किए और उसके मैंने 1000 चलो मल्टीप्लाई करें तो हमने सोचा 10 मिलियन हमारी इनकम आ गई, लेकिन नेक्स्ट 11 मंथ में अब कोई नई अकाउंट नहीं खुला सपोज जैसे एग्जाम्पल। तो ये जो GL है हमारा नॉन फंडेड इनकम का, अगर नॉन फंडेड इनकम का GL की करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, इसमें कोई भी इनकम नहीं आएगी। तो क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंसी हो गई हमारी इस इनकम के GL के अंदर, क्या यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रही, एक ही साथ इनकम आई, अब 11 महीने तक नहीं आई, ठीक है। तो अब 1 साल जब गुजरेगा तो वो फिर सारा का सारा बल्क एक साथ आ जाएगा, तो फिर 11। तो इसलिए फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आप जो है इनकम आप लेंगे उसको अनर्न में बुक करेंगे। अनर्न मतलब मैंने अभी कमाया नहीं है लेकिन ले लिया, अर्न का मतलब कमाना, मैंने अभी कमाया नहीं लेकिन ले लिया। हम उसको क्या करते हैं, फिर हमने उसको सिस्टम में उसमें मोल्ड किया कि हम कस्टमर से जब भी पैसे लेते हैं उसको अनर्न में बुक कर देते हैं और उसको अमोर्टाइज कर देते हैं डेली बेस के ऊपर टिल मेच्योरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर वो 1 साल का है तो हम डिवाइड बाई 365 करते हैं और डेली बेस के ऊपर वो अमोर्टाइज होना शुरू हो जाता है। कमीशन के अंदर भी बहुत सारी प्रोडक्टों में ऐसा है, DPP भी ऐसा है, DPP में जो कोई भी डिस्काउंटिंग की प्रोडक्ट अब तो आती जा रही है स्टेट बैंक में, EFS की भी प्रोडक्ट आएगी, वो भी डिस्काउंटिंग बेस है, उसमें भी अनर्न बुक होता है, उसमें भी अमोर्टाइजेशन डेली बेस पे चलती है। पर्पस क्या है? अब यूनिफॉर्म क्यों कराते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो PNL है ना, बेसिकली हम कस्टमर से जो हम रिटर्न कमा रहे हैं वो सब हमारा नहीं है, बैंक क्यों काम कर रहा है, ठीक है, नो डाउट बैंक का मोटिव प्रॉफिट कमाना है, लेकिन जाहिर वाला हमारे पास सेविंग अकाउंट भी है, उनको हम क्यों है हमारे पास, क्योंकि कस्टमर ने हमारे पास पैसा रखवाया हुआ है, किसके लिए, वो भी तो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो इसका मतलब है हमें भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अभी मैंने आपको बात मिसाल दी थी कि भाई बैंक फिर ये कन्वेंशनल बैंकिंग में तो है MAR मिनिमम एप्लीकेबल रेट, T-bill का जो भी एवरेज रेट है -8%। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में ना पहले MDR नहीं होता था, MDR का मतलब है मिनिमम डिपॉजिट रेट। 1 जनवरी 2025 के अंदर स्टेट बैंक ने MDR इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया था। इससे पहले तमाम इस्लामिक बैंकिंग अपनी मर्जी से रेट देते थे जो भी उनकी मैनेजमेंट अप्रूव करती थी, ठीक है। तो स्टेट बैंक ने जो इस्लामिक बैंकिंग का बताया MDR क्या होता है, उसका पूरा सर्कुलर है मिनिमम डिपॉजिट रेट, उसमें बोला कि बैंक जितना कमा रहे हैं ना उसका 75% डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वो फिर एक अलग वो है, यानी कि कस्टमर एवरेज बैलेंस होता है, वो डिफरेंट रूल्स बनते हैं, उसके अंदर वेटेजेस एलोकेट किए जाते हैं,
फिर उसके ऊपर जो है ना बैंक PSR की बेस के ऊपर मुदारबा के अंदर होता है PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बड़ा तक मैंने पढ़ा था, मुदारबा में PSR होता है। चले बहर तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर मैं जो निशान ने मुझसे सवाल किया था कि भाई हम क्यों ऐसा करते हैं, इन कैसे देखिए, अगर मैंने पहले महीने ज़्यादा प्रॉफिट आ गया और मैंने ज़्यादा दे दिया तो आगे फिर 11 महीने कस्टमर तो समझता है कि अब रिटर्न यही रहेगा, अगर इकोनॉमी में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं कमा इतना नहीं रहा तो फिर मैं कैसे करूँगा, फिर रेट हमारा कम हो जाएगा। फिर इस तरह के डिफरेंट तरह के सवाल, इसलिए उससे मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सीक्वेंस रहे, ताकि कभी भी कोई बड़ा हिट ऐसा ना हो कि हम उसको पार कर दें, सीधा सीधा कस्टमर के ऊपर डाल दें। इसलिए NPL भी एक चीज़ होती है, नॉन परफॉर्मिंग लोन एडवांसेज साइड पर, बहरहाल अभी आते हैं, पहले एडवांसेज साइड पर थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन समझ में आई और अप्रूवल का कॉन्सेप्ट, ये दो मेन बेस हैं। अप्रूवल चल रहा है तो सिंपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट जो भी है, और अगर अमोर्टाइजेशन हो रही है तो वो 100 में हो जाता है, उसको हम डेली बेस पे अमोर्टाइज करते हैं। एक EMI मैंने आपको बताया था, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका फार्मूला एक अलग होता है, लेकिन वो भी सेम इसी तरह उसमें भी अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है, वो भी अप्रूवल चल रहा होगा, स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ तक? भाई या तो सब समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। से काम करते हैं, थोड़ा सिस्टम के हवाले से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से काफ़ी लोग अलग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने शायद अभी शुरू किया होगा या कुछ लोग आने वाले वक्त में भी करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें कि हमारे पास अभी में सबसे पहले अकाउंट खुलेगा किसी भी कस्टमर का, ठीक है। अकाउंट का ब्रेकअप सबको अच्छी तरह पता है क्या होता है। अकाउंट जो हमारा 17 डिजिट का अकाउंट है वो बनता कैसे, क्या होता है, वो एक बता आप बता। अकाउंट जो हमारा होता है 17 डिजिट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है? अच्छा चल कोई बात नहीं, कोई और अगर बता कितने कितने डिजिट होते हैं? अच्छा, वो जो ब्रांच कोड के बाद जवाब वो हमारा अकाउंट टाइप क्या होता है, हमारे पास उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होता है, चाहे या तो एसेट के होंगे या फिर डिपॉजिटर साइड पे होंगे, लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। वो हमारे अकाउंट टाइप से डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट टाइप में रहते हुए दूसरा अकाउंट खोलना हो तो हम क्या करते हैं, लिंक अकाउंट खोल देते हैं। लिंक अकाउंट एक ही अकाउंट टाइप में अगर दूसरा अकाउंट खोलना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग रन नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 01 एक यूनिक ID बन गई हमारे पूरे अकाउंट, उसका दूसरा अकाउंट खोलेंगे तो 02 रन नंबर के साथ या 03, इस तरह से 99 अकाउंट में खोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते, जो आज हमारी सिस्टम की लिमिटेशन है। सेम कस्टमर के लिए सेम बेस सेम बेस नंबर, सेम बेस ठीक है, नंबर। सेम बेस नंबर। अच्छा, अब अकाउंट टाइप और GL के अंदर क्या फर्क होता है? कोई एनिमल? अच्छा ये तो वकास बताएगा, वकास सवाल वही बताएगा अकाउंट है। अकाउंट है बेसिकली एक कस्टमर की प्रेजेंटेशन बता रहा होता है कि एक कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे, ठीक है। वो सारे अकाउंट हो सकता है उस ब्रांच में उस तरह के 100 अकाउंट खुले हुए, 100 कस्टमर और भी हो। GL जो होता है वो आपको ब्रांच में प्रेजेंटेशन देगा होता है, ठीक है। तो जब आप अफेयर देखते हो, अफेयर के अंदर GL की पोजीशन होती है, उस GL में कितने कस्टमर हैं नहीं बता सकते आप, उस अफेयर को देखते हो, ठीक है। उसकी भी अलग से रिपोर्ट बनवाई जाती है कि इस GL का ब्रेकअप देते हैं अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंट कस्टमर की पोजीशन दे रहा होता है, GL ब्रांच की पोजीशन दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक अकाउंट का एक कस्टमर हमसे लोन लेने आता है, ठीक है। अब उसकी कुछ मैनुअल वर्किंग होती है, ठीक है। उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, ये सब उसमें सारी जो भी वर्किंग होती है वो मैनुअल होती है। उसका फिर AF बनता है, AF भी मैनुअली बनता है, आज हमारे सिस्टम में नहीं है। एक एलोस का सिस्टम हम बना रहे हैं जो कि अभी प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ है। अलग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए क्रेडिट मैनेजमेंट की स्क्रीन पे एक बटन होता है बोरोवर इन्फॉर्मेशन का, जिससे यूज़ किया उसे शायद देखा उसको पता हो, ठीक है। बोरोवर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ चलती है, अगर बोरोवर इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालें तो हमारी लिमिट नहीं बनेगी, ठीक है। लिमिट बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ सिस्टम चल नहीं रहा, मतलब आपको चला के दिखा देता हूँ। बोरोवर के अंदर उस कस्टमर की कंप्लीट डिटेल होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम ECIB बोरोवर कोड डालते हैं। ECIB का आइडिया है किसी को? ECIB क्या होती है? अच्छा, जिनको है जो पुराने वो ज़रा खुद को होल्ड रखेंगे, जो नहीं है जिनको पता वो कोशिश कर लें। कभी सुना हो ECIB, क्रेडिट कार्ड बनवाया होगा, ECIB तो वहाँ भी सुनी होगी। क्या चीज़ होती है ECIB? कोई तो बताओ। NIC बेस में जहाँ जहाँ आपके अकाउंट और जहाँ जहाँ आपके बाकी कुछ भी लोन वगैरह होता है वो सब बता देता है आपको कि कहाँ कहाँ
बिल्कुल आपको कंप्लीट आउटस्टैंडिंग का जिस बैंक में होता है, जितना पोर्टफोलियो आपने जिस बैंक से कोई कार्ड लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, वो सारी पोजीशन उसमें बताता है, टोटल लिमिट बताता है, आउटस्टैंडिंग बताता है, ठीक है। अच्छा सिर्फ एडवांसेस की भाई, डिपॉजिट नहीं बताता। ठीक है। अच्छा ECIB नॉर्मल हर किसी की बनती है, ठीक है। उसमें ECIB खराब कैसे होती है वो जब हम NPL पे पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि ECIB कब हम रिपोर्ट करते हैं, इसका रिपोर्ट होती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन की स्ट्रीम पे उस कस्टमर का बिजनेस क्या है, वो क्या काम करता है, ठीक है, वो ISIC कोड से डिफाइन होता है। स्टेट बैंक आपको ISIC कोड देता है, उस ISIC कोड के अगेंस्ट में पता होता है कस्टमर कॉटन का काम करता है, लेदर का काम करता है, फ्रूट का काम करता है, ठीक है, एनिमल्स का काम करता है, जो भी इस तरह से ISIC कोड के थ्रू डिफाइन हुआ होता है पूरा, ठीक है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि सिर्फ कॉटन का काम है तो स्टेट बैंक ये मिलता था, अब स्टेट बैंक इसको मजीद ड्रिल डाउन करे जा रहा है कि कॉटन है तो क्या बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धागे का काम कर रहे हैं तो धागे से आगे बन क्या रहा है, ठीक है, वो ISIC कोड से डिफाइन होता है। उसके बाद उसकी एक रेटिंग होती है जो कि ORR रेटिंग कहलाती है, ऑब्लिगेटरी रिस्क रेटिंग, ठीक है। वो होती है 1 से 12 तक, वो भी हम उस स्ट्रीम में इनपुट करते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 लॉस की तरफ जाती है, जो NPL कस्टमर होते हैं 1 से 8 तक बेहतर रेटिंग होती है, 1, 2, 3 अच्छी होती है। ये सारी हम जो रेटिंग है ये उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी रिस्क रेटिंग होती है, इसके अलावा फैसिलिटी रिस्क रेटिंग अलग चीज़ होती है, इंटरनल रिस्क रेटिंग अलग चीज़ होती है, हमारे बैंक इंटरनली कर रहा होता है वो चीज़, ठीक है। एक चैलेंज हमें अब आ रहा है, ये सारा जो बोरो इन्फॉर्मेशन है ये उनको उस कस्टमर के लिए डालते हैं जो हमसे फैसिलिटी लेके आ रहा होता है। हमें आज चैलेंज क्या आ रहा है कि डिपॉजिटर साइड की भी इंस्टीट्यूशन साइज पूछी जा रही है। इंस्टीट्यूशन साइज क्या होता है, कस्टमर कैटेगरी जो होती है वो या तो SE में फॉल करता है, SE का मतलब स्मॉल एंटरप्राइज, या ME में करता है, मीडियम एंटरप्राइज या कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। आज हमारे पास वो फील्ड सिस्टम में नहीं है, वो खैर हम बनवा देंगे डिपॉजिटर साइड की भी इंस्टीट्यूशन साइज हमें पता चल जाए, ठीक है। यहाँ तक हमारा बॉरोवर बन गया, ठीक ये है। मालूम है, एक सवाल ये था जो रिस्क रेटिंग की आपने बात की, पहले ये नहीं होता था लेकिन अब जो भी इस्लामिक न्यू ब्रांच हमारी ओपन होती है उस ब्रांच की भी रिस्क रेटिंग हमसे कंप्लायंस चेंज करवाता है, जैसे मीडियम है तो 10 करवाता है, तो ये इसके क्या पर्पज है? पहले ये नहीं हुआ करता था, कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसके लिए? नहीं, ये जो मैंने तो आपको बताई ये प्योरली कस्टमर की रिस्क रेटिंग होती है। नहीं, ब्रांच वाइज जो रिस्क रेटिंग होती है उसका क्या ताल्लुक है? भाई देखिए स्टेट बैंक बहुत तरह का डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, उन्होंने कोई इस तरह का सर्कुलर निकाला होगा, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी होगी कि ब्रांच किस एरिया में आप खोलने की शहर में खोलने तो उसकी क्या रिस्क रेटिंग रखी जाएगी। देखिए स्टेट बैंक जो है ना ये चीज़ें सब बनवाता है, जिसकी वजह से उसने बात की आर्थिक कोड की इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोर्स चलाते हैं। लेकिन स्टेट बैंक है ना वो स्टैटिकल डेटा पहले गेट कर रहा होता है, उसकी रेट को एनालाइज करता है, उसके बाद वो देखता है कि उसने किस तरफ काम करना है, किधर सब्सिडी देनी है। सब्सिडी का मतलब ये होता है अगर कोई सब्सिडी देना चाहता है किसी सेक्टर के ऊपर तो वो किसी खास जैसे शुगर के ऊपर कभी करो, पहले पाकिस्तान के अंदर जो कम शुगर प्रोड्यूस होती थी तो उसमें सब्सिडी देना शुरू की, तो फिर लोगों ने शुगर सेक्टर का खुद जो कॉर्पोरेट हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया कि हर बंदा क्यों काम करता है जहाँ उसको प्रॉफिट नजर आता है। तो स्टेट बैंक यही बोला कर रहा होता है इकोनॉमी की साइकिल को तेज करने के लिए कि वो पहले सब डेटा गेट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद देखता है कि इस सेक्टर में हमें काम कराना चाहिए या ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे बहुत ज़्यादा काम हो गया और वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे मिसाल के तौर पर हम, तो उल्टा फिर हमें इसकी रेप्लिका प्रोडक्ट या इससे होमोजेनियस प्रोडक्ट कोई और बना के फिर दोबारा हमें बाहर उसको भेजना चाहिए। तो ये सारा डेटा जो उसको चाहिए होता है उसके लिए सिस्टम भी बनवाने पड़ते हैं। जैसे कहीं बोला इंस्टीट्यूशन के लिए भी नई रिक्वायरमेंट में की आई है कि डिपॉजिट के भी इंस्टीट्यूशन की फील्ड आप जो है ना हमें दें, वो अभी नहीं क्योंकि नॉर्मल हमारी एडवांस वाली तो ऐड है लेकिन वो भी डिपॉजिट की थी तो वो तो ये स्टेटमेंट पहले डेटा वो ये जो दिशा में जवाब दिया है कि वो स्टेट बैंक रिक्वायरमेंट कंपनी सेटअप के अंदर किया हुआ है, ब्रांच के सेटअप कंपनी सेटअप के अंदर ऐड किया, वहाँ पे बता दिया कि ब्रांच खुल रही है उसकी सेटिंग क्या है। दिशा में क्योंकि मैंने ये भी देखा है प्रोविंस वाइज भी अलग होती है, जैसे कल जो ब्रांच खुली कल ही जैसे एक उसके उन्होंने मीडियम रखवाया है ऐसी बात की सेवा वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे छोटा डर बैंक भी होता है, ये स्टेट बैंक को EMI का थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। वहाँ पे जो हमारा जो कस्टमर नहीं है या मेरी तो बात है वो पहले वो जो डेटा एनालाइज करना कोई बता सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से वही जजमेंट पास करते हैं। तो ये हर किसी के रिस्क हैं। अब तो KPI का नाम सुना होगा, हर किसी ने KPI आप आहिस्ता से देखेंगे हमारे बैंक में भी KPI आते जा रहे हैं। पहले ब्रांच वाइज भी बन गए हैं, बैंक BM के KPI बन गए हैं, OM के भी बन रहे हैं और IT के भी आए हुए हैं आज चुका है। अब हम चलते हैं बॉरोवर हमारा बन गया सर, कोशिश करेंगे इसको लिस्ट करने ताकि आपको एक सीरीज पता चल जाए जर्नी की क्या जर्नी होती है, ठीक है। बॉरोवर के बाद हम लिमिट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक किसी भी कस्टमर को लिमिट दे रहा होता है तो उसके लिए सिक्योरिटी जरूर देता है, ठीक है। उसके बाद तो इस बॉरोवर के बाद हम सिक्योरिटी बनाते हैं, ठीक है।
सिक्योरिटी किस किस तरह की हो सकती है, क्या क्या सिक्योरिटी होती है, शायद आपने सुनी हो कोई 3-4 सिक्योरिटी अगर किसी के जहन में हो तो बता दें, जो आप कस्टमर से लेते हैं फैसिलिटी बनाते हैं। एक हाइपोथेकेशन होती है, शायद सुनी हो, ठीक है। हाइपोथेकेशन क्या चीज़ होती है? हाइपोथेकेशन सबसे वीक सिक्योरिटी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि हाइपोथेकेशन में सिर्फ चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। रैंकिंग चार्ज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से रैंकिंग चार्ज हर बैंक के अलग अलग बनते हैं। लेट्स सपोज मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उस ऑफिस का जो फर्नीचर है मेरा वो 500 में लेते हैं, ठीक है। मैं SECP से 500 में लेकर चार्ज क्रिएट करवा दूँ, ठीक है। तो मैं हर अलग अलग बैंक्स में ना अपना चार्ज क्रिएट कराऊंगा, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज। क्या मतलब कि कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो पहले इस बैंक को सेट किया जाएगा ये सारी चीज़ें बेच के, सेकेंड में इस बैंक को सेट किया जाएगा। अब लेट्स सपोज चार्ज क्रिएट हुआ है, 8 चार्ज क्रिएट हुआ है, एक बैंक कहता है नहीं हमें फर्स्ट चार्ज चाहिए, फर्स्ट चार्ज ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो वो चार्ज क्या कहलाता है? वो पारी पासू कहलाता है, ठीक है। एक चार्ज कहलाता है, हमारे सिस्टम में भी है पारी पासू चार्ज होता है। पारी पासू जिस बैंक के पास होता है वो बैंक सबसे पहले सेटल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप होती है इसकी एक्सक्लूसिव चार्ज। एक्सक्लूसिव चार्ज वो चार्ज होता है कि जिस एसेट पे एक्सक्लूसिव चार्ज क्रिएट हो गया उस पर अब दोबारा किसी और बैंक का चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और एक्सक्लूसिव चार्ज होता है जब वो चीज़ें कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, सेटल होंगी तो उनको सेटल किया जाएगा। वीक सिक्योरिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि ये चीज़ें कस्टमर के अपने ओन नहीं होती, ठीक है। इस पर कोई निगरानी नहीं होती, कोई मुकदम नहीं बैठता, ठीक है। किसी तरह कोई प्लेस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। कस्टमर के पास होती है, रातों रात वो खाली भी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता कोई। इसके अलावा प्लेस की सिक्योरिटी, प्लेस की सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? प्लेस की सिक्योरिटी, प्लेस का उर्दू लफ्ज़ी मायने होते हैं ना, होता है गिरवी रख, गिरवी रख देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे क्या सिक्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड रख के भी आप पैसे ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह एक मिसाल है कि कस्टमर है जो ट्रैक्टर का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है अपने 100 ट्रैक्टर प्लेस में रखा देता है, ये इसकी सिक्योरिटी हो गई। फिर वो एक भी छुड़वाया, उसको एक साथ छुड़वाया, तो प्लेस मतलब गिरवी रखना। लियन होती है एक सिक्योरिटी। लियन क्या चीज़ होती है? लियन होता है कब्जा, किसी चीज़ पर कब्जा कर देना, ठीक है। जो आपके कैश पे हो सकता है, टीडीआर पे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ होती है जिसमें लियन क्रिएट होता है, ठीक है। लियन हो गया। इसके अलावा गारंटीज होती हैं, क्रॉस कॉर्पोरेट गारंटीज होती हैं, ठीक है। मैं इनको लिमिट देना चाह रहा हूँ लेकिन आपकी कंपनी जो है बहुत रेप्यूटेबल कंपनी है, ठीक है। तो आप अपनी क्रॉस कॉर्पोरेट गारंटी दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी गारंटीज देता है कि कुछ कंपनीज को क्या आप इनको फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। प्लेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लियन हो गया और गारंटीज हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा कैश मार्जिन होते हैं, ठीक है। वो भी हम लियन के थ्रू इस तरह से रखवा देते हैं। तो हम सिक्योरिटी बनाते हैं, सिक्योरिटी के बाद इंश्योरेंस बनती है, ठीक है। जैसे प्लेज में जो माल पड़ा था, जो भी आपके ट्रैक्टर्स थे, LCVs थी, कुछ भी था, उनकी इंश्योरेंस होती है, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह जब हम कर लेते हैं इसकी, वो भी सिस्टम में पूरा मैकेनिज्म इंश्योरेंस का अलग लिमिट बनाते हैं। अब हम उस पर आगे जो फैसिलिटी जो उन्होंने बताई कि जो एसेट साइड पर फाइनेंसिंग होती है, अच्छा फैसिलिटी 2 तरह की होती है, ठीक है। चीज़ें कोशिश करिए याद रखिएगा, ठीक है। खैर इसको देखिए हम, उसके बाद हम सिक्योरिटी बनाएंगे, इंश्योरेंस लिमिट में आ रहा है। अच्छा फैसिलिटीज 2 तरह की होती है, एक फंडेड, एक नॉन फंडेड, ठीक है। फंडेड फैसिलिटी क्या चीज़ होती है? कोई अगर बता सके, कोई नॉन फंडेड क्या होती है वो बता दो। देखो लफ्ज़ से पता चलता है, फंडेड फैसिलिटी सिंपल होती है जहाँ पे बैंक का पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है, बैंक कस्टमर को पैसे दे रहा होता है, ठीक है। बैंक का पॉकेट आउट हो रहा होता है, फंडेड फैसिलिटी वो होती है। नॉन फंडेड फैसिलिटी क्या होती है? नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है जहाँ बैंक में पैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ बैंक की गारंटी इन्वॉल्व होती है। गारंटी के लफ्ज़ से सिर्फ गारंटी नहीं समझेगा, ठीक है। अगर किसी ने LC भी सुनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो भी एक तरह की गारंटी होती है, ठीक है। वहाँ बैंक के पैसे नहीं लगे होते, लेकिन एक श्योरिटी जारी होती है कि अगर ये पे नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम पे करेंगे, ठीक है। तो 2 तरह की फैसिलिटी हो गई, फंडेड, नॉन फंडेड। आप लोगों ने इस्लामिक में प्रोडक्ट्स पढ़े, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स पढ़ाएंगे, मुदारिब के अलावा बहुत सारे फंडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मुराबा होगा, ठीक है, और मुशारका होगा, मुसम्मा होगा, इस्तिस्ना होगा, ये सारे, ठीक है, फंडेड और नॉन फंडेड। अब हमारे बैंक जो ऑफर करता है वो फैसिलिटीज कुछ मैं आपको बताऊँ, जो आपके शायद CP में इस्लामिक में कौन सी फैसिलिटीज होते हैं, वो DM होता है, डिमिनिशिंग मुशारका, एक मुसम्मा होता है, एक मुराबा होता है, इस्तिस्ना होता है,
और इजारा होता है, ठीक है। एक सलम भी प्रोडक्ट है लेकिन वो हमारा बैंक ऑफर नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल प्रोडक्ट है। खैर मुनाफा के 3 टाइप्स होते हैं। अभी तो मुनाफा पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन आज पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे, फिर उसको छोड़ देते। खैर तो फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी से काम आ गया, ठीक है, लिमिट लीजिए उसके बाद। उसके बाद हम डिस्बर्समेंट करने पे आते हैं, ठीक है। डिस्बर्समेंट करने पे जब हम आते हैं तो हम उसमें अगर फंडेड फैसिलिटी है तो हम जब लोन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोन की स्ट्रीम पे होती हैं, ठीक है। अक्सर कभी ब्रांच से ही बात हो, उनको भी इन्फॉर्म करना हो तो उनको बताएगा, उसमें एक CCF का चेक होता है। अभी इन्होंने बताया IFRS स्टैंडर्ड कोई चीज़ मांगता है तो क्या चीज़ मांगता है, कितना आपका नॉन फंडेड का एक्सपोजर फंडेड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होगा, नॉन फंडेड का एक्सपोजर फंडेड में वो कन्वर्ट होगा जब आप अपनी किसी नॉन फंडेड फैसिलिटी को फंडेड फैसिलिटी लेके सेटल करेंगे, ठीक है। ये CCF कहलाता है। लेट्स सपोज कि मैंने LC खुलवाई थी, ठीक है। LC जब मेरे पास माल आ गया, ठीक है, फोन पे, और मेरे पास पैसे नहीं उसको रिटायर कराने के, ठीक है, तो मैंने बैंक से एक फाइनेंसिंग ली, ठीक है। अब LC के साथ सबसे सूटेबल प्रोडक्ट जो इस्लामिक के अंदर होता है वो मुराबा होता है। खैर हो सकता है DMP होता है, सब होते हैं, लेकिन मुराबा ज़्यादा मुराबा पे LC सेटल होती है। नॉन फंडेड एक्सपोजर था, सेटल करने के लिए हमने मुराबा किया, अब ये फंडेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब हम मुराबा बुक करने जा रहे होते हैं तो हम CCF पे चेक रखते हैं और LC नंबर लिखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कितना हमारा नॉन फंडेड का एक्सपोजर फंडेड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये रिपोर्टिंग में ECL कैलकुलेशन जो IFRS 9 होती है उसके अंदर रिपोर्ट होती है, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट IFRS 9 का, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। अब हम जो नॉर्मल लोन दे रहे होते हैं, अभी इन्होंने बताया अक्रूवल और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब मुझे ज़रा सा कुछ बताते हैं कि क्या फ़र्क समझ आया आपको अक्रूवल और अमोर्टाइजेशन के अंदर, भी तो बता सकते हो। जो है वो कॉम्पिटेंट और यानी जो ईयरली या मंथली एक्सपी देते हैं, और जो अमोर्टाइजेशन है वो आप एक साथ जो प्रॉफिट आ रहा होगा फिर आप 365 डेज में दे दो। अच्छा ठीक है, सही है। देखो अक्रूवल जो है ना, अक्रूवल सिंपल हम लोग एट मैच्योरिटी चार्ज करेंगे कस्टमर से, ठीक है। जब हमारी लोन की मैच्योरिटी डेट आएगी उसमें जो हमारा अक्रूवल ड्यू होगा वो हम कस्टमर से एट मैच्योरिटी चार्ज करेंगे। अमोर्टाइजेशन हम कस्टमर से अपफ्रंट लेंगे। इन्होंने जो बात बताई वो ये बताया कि GL में हम लोग प्रेजेंट इस तरह से करते हैं, अमोर्टाइज उसको एक्सेस था, वो हम आगे आते हैं उसमें, ठीक है। तो अक्रूवल और अमोर्टाइजेशन का फर्क क्या हो गया, अक्रूवल एट मैच्योरिटी और अमोर्टाइजेशन अपफ्रंट ले लिया जाता है, ठीक है। अक्सर आपके ऐसे केस आते होंगे कि अमोर्टाइजेशन में 2 बार अर्नेड से पैसे निकल के सारे केस आते हैं, तो वो अमोर्टाइजेशन बेसिकली अपफ्रंट ले ली जाती है जो कि मैच्योरिटी के दिन इनकम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अच्छा ये हमारा लोन होगा। अच्छा अब सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें कि हमारा जो मैच्योरिटी के दिन जब लोन ड्यू होता है तो किस इवेंट पे होता है, हमारा लोन जब भी ड्यू होता है वो एंड ऑफ डे पे ड्यू होता है, ठीक है। एंड ऑफ डे पे हम लोग नॉमिनेटेड को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट करेंगे। किस दिन होगा, मैच्योरिटी के दिन होगा। उससे पहले रिकवरी हो गई तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक लोन की रिकवरी की जो ट्रांजेक्शन बनती है वो सिंपल क्या बनती है, कस्टमर से हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे बैंक में ना अक्रूवल के लिए अक्रूवल का रिसीवेबल खड़ा करने के लिए नॉमिनेटेड का अकाउंट होता है, ठीक है। हमारे बैंक का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर नॉमिनेटेड का अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम अक्रूवल को ड्यू करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड को डेबिट करके इनकम क्रेडिट करते हैं। ये कब कब होता है, ये मैच्योरिटी पे एंड ऑफ डे पे होगा अगर उससे पहले रिकवरी नहीं हुई। उससे पहले कस्टमर अगर रिकवरी दे रहा है तो क्या करेगा, कस्टमर रिकवरी लेगा, अपना एसेट सेटिंग करेगा जो हमारी फैसिलिटी है, और उसका 2 ऑप्शन है, या तो उस वक्त वो नॉमिनेटेड में डेबिट करवा के इनकम को क्रेडिट कर दे और वहाँ पे छोड़ दे, या फिर उसको वहीं पे सेटिंग करें, ठीक है। समझ आ रहे हैं यार, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आएगी कि सेटल जो कस्टमर ऑलरेडी छोड़ दी है। हाँ देखें हमारे पास जब मैं रिकवरी करता हूँ ना तो रिकवरी पे लेट सपोज मैं मैच्योरिटी से पहले रिकवरी करता हूँ, ठीक है। पहले रिकवरी करने में मेरे पास ऑप्शन है, मैं 3 तरह के ट्रांजेक्शन बनाता हूँ। एक ट्रांजेक्शन में क्या बना देता हूँ, कस्टमर को डेबिट करके फैसिलिटी को सेटल करता हूँ। कौन सी फैसिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि हमको लिमिट चल रही है कस्टमर को, ठीक है, फंडेड फैसिलिटी होती है, ठीक है। कस्टमर को डेबिट करके और फैसिलिटी को सेटल करते हैं, उसमें हमारा अप्रूवल एज इट इज खड़ा रहेगा, वो कहीं भी ड्यू नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कस्टमर को सेटल करके कस्टमर को डेबिट करके फैसिलिटी को क्रेडिट करूँ, नॉमिनेटेड को डेबिट करके इनकम क्रेडिट करूँ। मैंने क्या किया, मैंने ना रिसीवेबल खड़ा कर दिया, ठीक है। नॉमिनेटेड डेबिट हो गया, इनकम क्रेडिट हो गया, मेरी इनकम रिकॉग्नाइज हो गई, जो ब्रांच की इनकम में दिखने लगेगी और मेरा
लोन का जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो रिसीवेबल खड़ा हो गया कस्टमर का, ये 4 टाइम्स बनेगी। यहाँ ऑप्शन क्या होता है कि मैं कस्टमर को डेबिट करूँ, फैसिलिटी को क्रेडिट करूँ, नॉमिनेटेड को डेबिट करके इनकम क्रेडिट करूँ और उसी वक्त कस्टमर को डेबिट करके नॉमिनेटेड को सेटल करूँ। ये 6 टाइप्स की हमारी बिफोर मैच्योरिटी रिकवरी की स्टेज पे बन जाती है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज होगा अगर मैच्योरिटी डेट तक मैं रिकवरी ना करूँ तो हमारा नॉमिनेटेड डेबिट होकर इनकम क्रेडिट हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट ड्यू हो जाएगा, फैसिलिटी वहीं पर वहीं ऐसे ही रहेगी, ठीक है। फिर वो क्या होगा, फैसिलिटी अलग से सेटल होगी, नॉमिनेटेड को मैं अलग से सेटल करूँगा। आज स्टेट बैंक हमसे ये रिपोर्ट भी मांगता है कि लोन वाइज नॉमिनेटेड अकाउंट बताओ, जो हमारे पास बैंक में सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। उसमें ये दानियाल की टीम हमारे साथ डिस्पैचेस पे काम करती है। वो क्या चीज़ है बेसिकली, नॉमिनेटेड का एक ही अकाउंट था, ठीक है, और उसमें डिफरेंट लोन्स थे, ठीक है। आज तक हमारे पास उन लोन उस नॉमिनेटेड अकाउंट में कितने लोन्स हैं ये ब्रेकअप कहीं नहीं, ठीक है। ये अब हम इस चीज़ को मैकेनिज्म हमने बनवाया, ठीक है, कि उस नॉमिनेटेड अकाउंट में हमें पता चले कि कितने लोन्स का ब्रेकअप है, फिर इसकी हम रिपोर्ट बनवाएं, ठीक है। उस रिपोर्ट में कई इशूज आते हैं, उनका हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड अकाउंट हो गया हमारा, और उसके बाद हमारी यहाँ हमारी फैसिलिटी की रिकवरी होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो रीफाइनेंस की फैसिलिटी होती है। रीफाइनेंस की फैसिलिटी क्या होती है, जिसमें स्टेट बैंक से पैसे आ रहे होते हैं हमारे पास और हम कस्टमर को आगे दे रहे होते हैं, उसमें 2 साइड चल रही होती है। ये हमारी ओन फैसिलिटी थी जिसमें हमने कस्टमर को अपने जेब से पैसे दिए थे और उसमें हम प्रॉफिट चार्ज कर रहे थे, ठीक है। कुछ सब्सिडाइज रेट्स पे होते हैं। सब्सिडाइज रेट क्या होता है, कम रेट होता है। नॉर्मली का बोर्ड चल रहा होगा 10-11, उससे हम स्प्रेड लेंगे 13, ठीक है, 2 का स्प्रेड 3 का स्प्रेड, तो 13-14 में फैसिलिटी चल रही होगी। जो रीफाइनेंस की फैसिलिटीज़ क्या होती है, उस पर एक एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है। हम कस्टमर को पैसे देंगे लाइक सपोज 6%, ठीक है। वही पैसा जो हमने कस्टमर को दिया है वो हमें स्टेट बैंक वापस दे देगा, ठीक है। ये हमारा रीफाइनेंस होता है, स्टेट बैंक हमें वापस देगा, हम उसको एज ए लायबिलिटी खड़ा कर देंगे, ठीक है, और स्टेट बैंक हमसे उस पर 4% चार्ज करेगा, ठीक है। 6% में हमने कस्टमर को दिया, जो स्टेट बैंक ने हमें पैसे दिए वो हमें लायबिलिटी में पार किए, वो 4% पे चार्ज होंगे, तो हमारा स्प्रेड कितना आ गया, 2%, ठीक है। पैसा भी स्टेट बैंक ने हमें दिया, हमारे पास सिर्फ रिस्क होता है कि कस्टमर पे बैक करेगा नहीं करेगा, ठीक है, हमारे पैसे भी नहीं लगे, ठीक है। होती है सोलर के केस में जो हुआ था, ये हो रहा था ना कि सोलर के केस में भी रीफाइनेंस का वही होता है, ठीक है। इंश्योरेंस अच्छा, नहीं होती, जो पेमेंट ली है हमने स्टेट बैंक से या कस्टमर को दी है उसकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती? नहीं, इंश्योरेंस इसकी नहीं होती। इंश्योरेंस हमेशा ज़्यादा गुड्स की होती है। वैसे कैश की भी इंश्योरेंस होती है, ब्रांच में जो वॉल्ट में कैश रखा जाता है उसकी इंश्योरेंस होती है, लेकिन यहाँ ये इंश्योरेंस नहीं होती। वो मेरे ख्याल से यहाँ 5 लाख तक होती है ना पर अकाउंट। हाँ, वो उसमें होता है, यहाँ पे उसको इंश्योरेंस PPC नहीं कह होती। लें आप, वो है प्रोटेक्शन कॉस्ट है, वो नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। वो स्टेट बैंक ने बोला DPC का है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉस्ट, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें कस्टमर का अकाउंट में जो भी बैलेंस बैंक के पास रखता है ना, उसके ऊपर मैक्सिमम स्टेट बैंक बोलता है कि मैं नहीं का रेगुलेटर, वैसे तो वो सबका ही जिम्मेदार है, लेकिन उसने एक अलग से भी इशू कराया था, उसके ऊपर उसने बोला कि मैं 5 लाख तक आपको जब भी कभी कुछ होगा बैंक को बुलाना पैसा तो वो आपको दे देगा, वो एक सेपरेट थिंग है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिफाइनेंस की फैसिलिटीज ऐसी आ गई हैं जिसमें हमारे पास लायबिलिटी साइड नहीं है, ठीक है, उसमें हमारे पास दोनों एसेट साइड है। क्या मतलब कि स्टेट बैंक हमें पैसे भी दे रहे हैं आगे कस्टमर्स को देने के लिए, और स्टेट बैंक क्या कह रहा है, आप कस्टमर से भी लो और हमसे भी अप्रूवल चार्ज करो। समझ आएगा? अभी मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो स्टेट बैंक पैसे देता है रिफाइनेंस के, उसमें एक एसेट साइड चल रही होती है, एक लायबिलिटी चल रही होती है। अब कुछ स्कीम्स ऐसी आ रही हैं जिसमें स्टेट बैंक कहता है कि आप एसेट साइड कस्टमर से भी लो और हमें भी एसेट साइड को चार्ज करो पैसे, तो हमारे 2 रिसीवेबल हो गए, ठीक है। ये आज सिस्टम में अभी तक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन रिसेंटली बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही लोन पे हमारे 2 एसेट चल रही होंगे, दोनों रिसीवेबल है हमारे, ठीक है। ये एक्सिम बैंक का प्रोडक्ट आया नया, एक एक्सिम बैंक खासतौर पर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक नाम उसका, उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सिम कहते हैं। उनमें जो रिफाइनेंस की स्कीम है ना, उसमें ये हो रहा है हमारे पास कि आप जो हमसे पैसे ले रहे हो दोनों अप्रूवल चार्ज करो, दोनों रिसीवेबल के अप्रूवल, ठीक है। हाँ, बेनिफिट क्या है? फायदा ये होता है कि जो स्टेटमेंट बेसिकली ये देख रहा होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जमा कर रहा है, स्टेटमेंट ये देख रहा होता है कि कौन सा बिजनेस पाकिस्तान में कम हो रहा है, किस बिजनेस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा कस्टमर को बेनिफिट देना चाहिए कि ये बिजनेस हमारा बड़े एक्सपोर्ट साइड पे होता है ज़्यादा,
तो उसके लिए स्टेट बैंक स्कीम से लाते हैं। तो इन बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भाई एक्सिम की जो फाइनेंसिंग आएंगे ना, जैसे एक तो रीफाइनेंस इसने बताया आपको, रीफाइनेंस मतलब एक फाइनेंस था, रीफाइनेंस किसी और ने भी आपको दोबारा फाइनेंस कर दिया, पहले हमने 10 करोड़ फाइनेंस किया स्टेट बैंक से लिए पैसे, तो रीफाइनेंस है। अभी एक्सिम बैंक आ गया, स्टेट बैंक ने बोला मैं रीफाइनेंस नहीं दूंगा आपको, ठीक है, उसने एक सेपरेट बॉडी क्रिएट कर दी एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। उसने बोला बैंक पैसे नहीं देगा आपको स्टेट बैंक, आप कस्टमर को जो लोन दे रहे हैं ना, आप डिफरेंशियल पैसे जो भी आपका चल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हमसे बाय कर लो, वो हमसे ले लो। मिसाल के तौर पे इसमें अभी बोला 2 अक्टूबर चलेगी, ये प्रोडक्ट बन गई है, आज इसकी यूएटी भी सेकंड हाफ में वो लोग आएंगे देखने के लिए। तो उसमें ये है कि मिसाल के तौर पे आजकल सपोज जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कायबोर जो चल रहा है, मिसाल के तौर पर 6 मंथ कायबोर क्या होता है, कराची बैंक ऑफरिंग रेट क्या होता है, लाहौर क्या होता है? वो लास्ट सेशन में बता दिया, लास्ट सेशन में बता दिया। होता क्या है ये? तो बैंक्स के रेट देते हैं ना, ये बैंक्स को बैंक रेट देते हैं बोरो करने के लिए, आपस में बैंक के जो बैंक पैसा से बोरो कर रहे हैं उसका रेट है। चले बहरहाल ठीक है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल ये स्टेट बैंक जो है ना पुराना कायबोर इशू करता है। स्टेट बैंक को देखे पता होता है कौन सा बैंक कितना शॉर्ट है कितना लॉन्ग है, अगर कोई बैंक किसी को फाइनेंसिंग देगा तो किस रेट पे देगा, कि 90 टेन्योर वाइज होता है, अगर किसी से लेगा तो किस रेट पे लेगा, हर बैंक का एक अलग से रेट निकलता है। उसके बाद एक एवरेज रेट का आखिर में कॉलम होता है, आपने कायबोर रेट शीट देखी हो, नहीं देखी तो देख लेना, सबसे आगे में जाके कॉलम होता है एवरेज का, जिसकी बेस के ऊपर हर बैंक उस एवरेज कायबोर बेस के ऊपर फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। मिसाल देता हूँ, ये जो है रीफाइनेंस की बात कर रहे थे, अमूमन शॉर्ट टर्म में होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, जो बीच में कोविड वगैरह आया था स्टेट बैंक में लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटीज भी हमें दी थी, आई ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट के नाम से टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस, ठीक है। सोलर के लिए उसमें हमें अभी वो करा था, एनडीएफएफ के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, मशीनरी के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कराते हैं कि एक बहुत बड़ी मशीनरी आपने इंपोर्ट कर ली, 10 साल की फाइनेंसिंग ले ली, स्टेट बैंक ने आपको भी दे दिया। जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बेस पर कोई मशीनरी आई तो लेबर काम करेगी, जब लेबर काम करेगी तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी, लॉन्ग रन के अंदर वो उसको एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो स्टेट बैंक ने वही वाली बात की, स्टैटिस्टिकल डेटा लेके गाइड करता है, एनालाइज करता है किस सेक्टर में उसने काम करता है, तो वहाँ सब्सिडीज देता है, फिर जो लोग नहीं भी करना चाहते होते वो खुद ब खुद इस तरह मोल्ड होना शुरू कर देते हैं। तो एक्सिम बैंक बना, एक्सिम में उसने बोला हम रीफाइनेंसिंग देंगे आपका, ठीक है, 2% जो है वो आप कस्टमर से लो, 1 ईयर 6 मंथ का कायबोर का रेट क्या है, मिसाल के तौर पर 10 है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 10% मुझसे क्लेम कर लूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, 10% दे दूंगा तुमको, ठीक है। तो अब क्या आपका लायबिलिटी साइड बुक नहीं हो रही, लेकिन एक्सिम को 2 अप्रूवल चल रहे हैं, एक रिसीवर फ्रॉम कस्टमर और एक रिसीवर फ्रॉम एसबीपी। रिसीवर फ्रॉम एसबीपी मतलब एक्सिम बैंक के रिसीवर में एक्सिम बैंक उसने ये अभी तय जो भी बैंक के साथ उसका शुरू में मीटिंग्स वगैरह हुई थी, एग्रीमेंट ये तय पाया था कि 6 क्वार्टरली बेस के ऊपर, क्वार्टरली की बेस के ऊपर एक्सिम बैंक आपको पैसे दे देगा, जो भी आपका तो कोई खड़ा होगा, उसकी एक रिपोर्टिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको हम देते हैं कि हमने इतने लोन दिए, किसी कस्टमर को दिए, इतने टेन्योर के लिए दिए, ये आपका रिसीवल हम है हमारी तरफ, तो वो हमें रिसीव करा देता है क्वार्टर पे, जाहिर है वो आरटीजीएस के थ्रू हो रहा होता है ट्रांजेक्शन वगैरह। तो ये एक्सिम है, अब रीफाइनेंस आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सिम ही बचेगा। और ये एक्सिम ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर मतलब पाकिस्तान के अलावा भी हर जगह जो है ना रीफाइनेंसिंग चलता है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ एक्सिम पे ही काम कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिस सेक्टर को उन्होंने प्रमोट करना है उस सेक्टर की बेस के ऊपर वो मोल्ड कर रहे होते हैं पूरी इकोनॉमी को, अभी इधर जाना है या उधर जाना है, किस लाइफ वाले तो ये उनका भी KPI होगा, बीइंग इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो उन्हें किस तरफ जाना है तो उस तरह पूरी इकोनॉमी को मोल्ड कर रहे हैं। इसलिए अब रीफाइनेंस ऐसा खत्म हो जाएगा और एक्सिम में इन हो जाएगा, हर बैंक की लिमिट से ईयरली बेस पर रिड्यूस होती जाएगी और एक टाइम आएगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। अभी इसके बाद GL के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, GL तुम कंटिन्यू कर लो। हाँ, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई कि जब हम लिमिट बना रहे थे ना तो लिमिट के साथ हमें ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट भी डालना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट की भी वैल्यू होती है, ठीक है। इस्लामिक में बड़े में मुनाफा फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एजेंसी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह कन्वेंशन के अंदर भी हमारे डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जो हम ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। अच्छा, ये सब जब हम सिक्योरिटी डालते हैं, लिमिट डालते हैं और ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट डालते हैं तो उसमें हमारी DP बनती है। तो हमारे सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ड्राइंग पावर कहलाती है। ड्राइंग पावर क्या चीज़ होती है कि कस्टमर हमसे कितने पैसे ले सकता है उस फैसिलिटी के अगेंस्ट, मतलब फैसिलिटी का अमाउंट जो भी हो, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का अमाउंट जो भी हो, सिक्योरिटी का अमाउंट जो भी हो, विच एवर इज लेस वो आपकी ड्राइंग पावर होती है, ठीक है। अगर 1 लाख 50,000 25,000 तीनों चीज़ें अलग अलग देंगे तो 25,000 ड्राइंग पावर बनती है, ठीक है, ये हमारी DP बनती है, सही है। इसके अलावा हम रिकवरी तक आ गए थे, ठीक है, हमने रिकवरी कर ली थी। अच्छा, फंडेड नॉन फंडेड और एग्जाम आपको समझ आ गई थी, एग्जाम फंड समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए इन्होंने अफेयर की चीज़ें बताई ना, एक एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है, एक रिसीवेबल होता है, एक पेएबल होता है, ठीक है। अब अफेयर में चीज़ें कैसे देखती हैं?
अफेयर अगर आपने कभी देखा हो, अफेयर में जब भी नेगेटिव साइन के साथ कुछ भी दिख रहा हो तो वो वहाँ रिसीवेबल का अप्रूवल, ठीक है, रिसीवेबल का अप्रूवल हमेशा नेगेटिव का दिखता है अफेयर के अंदर, ठीक है, और डिपॉजिट साइड का अप्रूवल हमेशा पॉजिटिव साइड पे दिखता है, ठीक है। चीज़ें जब आप काम करेंगे आपको यूजफुल रहेंगे आपके, ठीक है। तो डिपॉजिट का अप्रूवल हमेशा पॉजिटिव साइड पे होगा और रिसीवेबल का अप्रूवल हमेशा नेगेटिव साइड पे होगा या फिर अच्छा। अक्सर कभी एरर आता है, कोई आगे ऑपरेशन वाले ओपन का एरर आता है, अफेयर आउट हो, तो अफेयर आउट कैसे होता है, क्या मसला होता है उसके अंदर जो अफेयर आउट हो जाता है? सर सिंगल साइड एंट्री होती है, कॉन्ट्रा नहीं लगा होता उसमें। सिंगल साइड एंट्री होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में केस ऐसा होता है कि एक डेबिट हो रहा होता है, उसके अगेंस्ट से क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, या क्रेडिट हो गया डेबिट नहीं मिल रहा होता, तो उससे हमारा अफेयर आउट होता है। अफेयर हमेशा हमारा बैलेंस होता है, ठीक है, वो हमें रिपोर्ट कर देता है कि हमारा अफेयर आउट है, तो फिर हम उसी ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं कि क्यों अफेयर आउट है। जैसे हम अभी हम लोग कन्वर्जन में काम कर रहे हैं, तो कन्वर्जन में हमारा मेन फोकस यही होता है कि जब हम कन्वर्ट कर लें उस ब्रांच को, तो जब इस्लामिक में उसका पहले एंड ऑफ डे चले तो उसका अफेयर आउट ना हो, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन जो भी हमारे पास वहाँ से आई है कन्वेंशन से, वो सब इस्लामिक में एज इट इज बैक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लोन के हवाले से और ऐसी चीज़ खास अगर आपके जहन में आज कोई चीज़ पूछना चाहें तो वो बता दें, या फिर थोड़ा सा कन्वर्जन की तरफ चले पेपर भी होगा इसका, ये जो पूछ रहा है, आप पूछ रहे हैं तो पूछ लें, शाम में पेपर भी दे होंगे आप लोग, हम लोग नहीं होंगे उसमें, अभी पूछ लो। पैटर्न आपने डिफाइन किया है बॉर्डर से लेके डिसबर्समेंट तक, इस्लामिक और फाइनेंशियल दोनों में से। इस्लामिक के अंदर भी साइड डिटेल ले लेंगी, इसी तरह सिक्योरिटी ऐड होगी, इंश्योरेंस ऐसी ऐड होगी, लिमिट ऑल दो की प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, लेकिन ये सारा प्रोसेस सेम होगा। रेटिंग वहाँ पे भी होती है, ठीक है, डिसबर्समेंट वहाँ पे भी होती है, अप्रूवल वहाँ पे भी सकते हैं, पैटर्न इसी तरह से यहाँ पे जो पेनल्टी होती है जब पेमेंट आप नहीं करते हैं, कस्टमर नहीं करता है, तो वो पेनल्टी होती है, मार्केट पे करता है। इस्लामिक के अंदर क्या होता है, इस्लामिक के अंदर हमारा चैरिटी चार्ज होती है। चैरिटी कहाँ पे जाती है, चैरिटी हमारे जो ट्रस्ट फंड्स के अकाउंट होता है, ये डिफरेंस है। ये और वरना कन्वर्शन के अंदर क्या होता है कि जो आप पे नहीं करते हैं पेनल्टी जब आपको लगती है कस्टमर को, तो वो जो अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, बैंक इनकम में चला जाता है, तो टोनी चलाइए कोई हाँ उसको खैर ये वजीर अख्तर भाई आपको बताएंगे कि अगर वर्ल्ड ड्यू के बाद जो भी चैरिटी जैसा चार्ज है, तो मराबा के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि मराबा में एक बार प्रॉफिट लॉ बताते हैं, आप अर्निंग पे करें बाद में पे करें, आपको उतना अमाउंट लास्ट में पे करना होता है। चैरिटी बिल्कुल लगती है एक पेमेंट के, लेकिन अर्निंग पे करेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी वाला ही अमाउंट पे करना होता है, और जब आपको प्रोडक्ट पड़ेगी ना तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देगी। अच्छा कन्वेंशनल की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उसमें जब हम लिमिट डालते हैं तो एक ही लिमिट डलती है, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर हमने कस्टमर को पैसे दिए और आगे फैसिलिटी चल रही है, खैर पैसे तो उसमें भी चलाते हैं, लेकिन इस्लामिक की जो फैसिलिटी बनती है ना उसकी दो स्टेजेस होती है, एक स्टेज होती है एडवांस स्टेज और एक होती है फाइनेंसिंग स्टेज, ठीक है। हम लिमिट में दो डालते हैं, एक मेन लिमिट डालते हैं एडवांस में और सब लिमिट डालते हैं फाइनेंसिंग की। जब भी हम सबसे पहले कस्टमर को पैसे देने जा रहे होते हैं तो हम एडवांस से डेबिट करके और कस्टमर को क्रेडिट करते हैं। हम ऐसा काम क्यों करते हैं, ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट में अंदाजा होगा कि लेट सपोज मैं मुराबा का प्रोडक्ट है, ठीक है, मुराबा में वो क्या करते हैं, हमसे आके बोलता है कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक कहता है कि हमसे खरीद लो, तो खैर आप जब मुराबा पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, तो वो उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है, वो एडवांस उसको पैसे देता है, तो जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आएगी ना बैंक अपनी फाइनेंसिंग बुक नहीं कर सकता, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पैसा निकलेगा उसका एडवांसेस का या फाइनेंसिंग का, जब भी पैसे निकलेंगे तो उसमें अप्रूवल चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अप्रूवल आपको अफेयर में दिखता भी है, नेगेटिव साइड में दिखता है, यहाँ तक आप सब है। इस्लामिक में जब भी हम एडवांस में फाइनेंसिंग करते हैं तो उसका एडवांस का अप्रूवल कभी भी अफेयर में नहीं दिख रहा होता, ठीक है। ये शरीयत की तरफ से मना है कि एडवांस का जो अप्रूवल है वो हम नहीं दिखा सकते, अलबत्ता हम लोग उसकी कैलकुलेशन ज़रूर कर सकते हैं। तो जब हम उसको फाइनेंसिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके अप्रूवल की प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, ठीक है। तो इस्लामिक की कभी भी कोई भी डील आप लोग मेन लेवल से जब भी डिस्कस करेंगे तो अफेयर में एडवांस का अप्रूवल नहीं नजर आएगा, अगर आ रहा है तो कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब थोड़ी सी कन्वर्जन के यहाँ से बातें ये इस्लामिक में थोड़ी सी हटके एक कन्वर्जन की जो स्ट्रेटजी है उसमें स्टेट बैंक ये कहता है कि जो आपके कस्टमर हैं उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, एटलीस्ट 3-3.5 महीने का टाइम है, 3-3.5 महीने से पहले उनसे कंसेंट लेना शुरू कर दें। कंसेंट क्या होगा? कंसेंट ये होगा कि आप इस्लामिक में कन्वर्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ठीक है, कम्युनिकेशन के 4 चैनल्स आज तक हमने डिसाइड किए हैं, उसमें SMS है, ईमेल है, लेटर है और रोबो कॉल है। ठीक है, सिंपल ये चीज़ आपको पता है होंगे, SMS, ईमेल, लेटर, रोबो कॉल क्या चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया। एक वो कस्टमर जो कह रहे हैं हाँ मुझे आना है इस्लामिक में, वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन हमेशा कस्टमर पे होगी, अकाउंट पे नहीं होगी। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में? अकाउंट मतलब लाइक कस्टमर के दस अकाउंट है, अगर अकाउंट वाइज करेंगे तो सिंगल करके जा रहा है, कस्टमर वाइज करेंगे तो 10 के 10 अकाउंट इसमें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर के 5 अकाउंट यहाँ रहता है, 5 अकाउंट यहाँ रहता है, या तो पूरा कस्टमर मूव करेगा या फिर पूरा कस्टमर वहीं पर रहेगा। ठीक है, अच्छा वहीं पर रहने का मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बनी है अभी आज तक की, वो ये स्ट्रेटेजी बनी है कि हम लोग हर ब्रांच की एक वर्चुअल ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, हर इस्लामिक ब्रांच की, हर कन्वेंशनल ब्रांच की एक वर्चुअल ब्रांच बन जाएगी। जो कस्टमर नहीं आना चाहता बातें करेंगे, जो कस्टमर कोई जवाब नहीं दे रहा वो वर्चुअल ब्रांच में बात होगा। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमें जवाब नहीं मिल रहा, हाँ वाला इस्लामिक में आ गया, जो जवाब नहीं दे रहा वो वर्चुअल में रहेगा। ठीक है, वो वर्चुअल ब्रांच सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर होगी, उसकी कोई फिजिकल वो नहीं होगी, अपीयरेंस नहीं होगी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर की तरह बनेगी, IT ऑपरेशन के पास ब्रांच 1100-1200 से 2400 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो एक कॉस्ट सेंटर है हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स ये बताए गए हैं कि अगर किसी कस्टमर का करेंट अकाउंट है, ठीक है, उसका कोई और अकाउंट नहीं है, सिर्फ करेंट अकाउंट है और वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसको इस्लामिक में मूव कर सकते हैं विदाउट कंसेंट। ठीक है, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हाँ नॉन मुस्लिम भी हो सकते नॉन मुस्लिम। ठीक है, आप उसका अकाउंट जो है वो इस्लामिक ब्रांच में करंट अकाउंट की नेचर कर बेचो, नेचर तो पढ़ लेना। तो इस्लामिक में अलाउ है ना, इस्लामिक में अलाउंस हो रहा है, होता है करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट को लाख में बता रहे थे कि Property, proper knowledge के उन्होंने बोला कि करंट अकाउंट करेंट इस्लामिक में तो सेविंग भी बोला सकते हैं, इस्लामिक में तो दोनों बोला सकते हैं, वो कन्वेंशन में सेविंग का मना कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी कस्टमर में सिर्फ करेंट अकाउंट में और अकाउंट नहीं है तो उसको विदाउट कंसेंट या गैस पे उसको ले जाएंगे इस्लामिक में। ठीक है, अब एक कस्टमर है जिसका ये अकाउंट डॉर्मेंट है और वो जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, उस कस्टमर को आप वर्चुअल में ही बात करेंगे, आप उसको इस्लामिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट, चाहे वो करंट भी हो। ठीक है, एक कस्टमर है जिसका करंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट भी है। ठीक है, वो कंसेंट नहीं दे रहा, आप उसको भी वर्चुअल में बात करेंगे। ठीक है, करंट सेविंग मैंने वो बता रहा हूँ कि कस्टमर एक जगह रहेगा, अकाउंट मूव नहीं होंगे, कस्टमर मूव होगा। ठीक है, इसके अलावा डिसीज़ है, डिसीज़ को भी बोला गया है कि अगर डिसीज़ का जवाब आ गया तो बढ़िया है, तो ये कैसे आ गया जवाब आना नहीं चाहिए। डिसीज़ का जवाब तो नहीं आएगा तो डिसीज़ को भी वर्चुअल में बात करने का बोला गया है। चल को जब उसका हेडशिप सर्टिफिकेट वगैरह जब भी उसकी ट्रांजेक्शन करने का बोला जाएगा तो उसको इस्लामिक में कन्वर्ट करके सेटिंग करेंगे, या तो उसको वर्चुअल में ही बात करेंगे। ठीक है, अच्छा वो कस्टमर जो डिसेंट कहते हैं, डिसेंट का मतलब कहते हैं नो, मैं इस्लामिक में नहीं जाना। ठीक है, तो आज स्टेट बैंक ये कहता है कि उसको आज की तारीख में स्टेट बैंक ये कहता है कि हम उसको किसी दूसरी कन्वेंशन ब्रांच में मूव करें। ठीक है, थ्रू माइग्रेशन कस्टमर के बड़े ईज के साथ हम उसको किसी दूसरी कन्वेंशन ब्रांच में मूव करें, कॉस्ट सेंटर में मूव ना करें। लेकिन हमने उनसे पूछा हुआ है कि आप इसको अलाउ करें कि आप उसको वर्चुअल कॉस्ट सेंटर में ही रहने दें। ये ऐसे केसेस हमारा वो है प्लान है कि शायद कम आएंगे। ठीक है, तो उसको भी शायद आगे जाके वर्चुअल भी मूव करें। ऐसे दूसरी ब्रांच अच्छा देखो, बेसिकली जो स्ट्रेटेजी थी ना बनी थी, वो बनी थी जो फॉरेस्ट की वजह थी कि कस्टमर का अकाउंट नंबर चाहिए था। ठीक है, जब हम इस्लामिक को मूव कर रहे हैं तो कस्टमर का अकाउंट बिल्कुल सेम है, उसका अकाउंट नंबर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आज 1003 ब्रांच में जिसका अकाउंट है जो कि वो इस्लामिक का 1003 ब्रांच का अकाउंट बन जाएगा। कोई 5BC जिसका अकाउंट नहीं हो गया 1003 इस्लामिक हो जाएगी। जो जवाब नहीं दे रहा उसको हम ले जाएंगे वर्चुअल में। ठीक है, वो ब्रांच कोड लेट सपोज 7003 हो जाएगी।
ठीक है, उसका ब्रांच कोड चेंज होगा, ठीक है। और बहुत चांसेस ऐसे हैं मेरे कि उसका चेक डिजिट भी चेंज हो, क्योंकि चेक डिजिट पे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब जब वो वर्चुअल वाला कस्टमर जो है वो दोबारा इस्लामिक में आना चाहेगा ना, तो बड़ी आसानी से उस 700 को सिर्फ ब्रांच को चेंज करके 100 और इस ब्रांच में ले आएंगे। जो नो कह के दूसरी कन्वेंशनल ब्रांच में जाएगा, उसका क्या होगा, उसका अकाउंट नंबर पूरा का पूरा चेंज होगा, क्योंकि ये कस्टमर नंबर हो सकता है उस ब्रांच में रेडी करा हो, तो पूरा अकाउंट नंबर चेंज होगा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज वो ब्रांच जब कन्वर्ट होगी वो दोबारा नो करेगा, उसका दोबारा अकाउंट नंबर चेंज करें, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री मूव करें, ठीक है। हिस्ट्री मूव करने में आपके पास वाउचर्स होते हैं, वो वाउचर जो है वो दूसरी ब्रांच में ऑलरेडी बने हुए हो और बार बार उसको मूव करना पड़ेगा, सर फायदा नहीं है। अगर उसको वर्चुअल में पार कर देंगे तो आज से तो 2027 से सारी ब्रांचेस इस्लामिक होनी है, कब तक मूव करते रहेगा, तो इस्लामिक में आने को अगर वर्चुअल में पार करके छोड़ देंगे तो आज से तो इस्लामिक में वो आ ही रहेगा। ये फायदा है कि बार उसका अकाउंट नंबर चेंज ना हो, ठीक है। कस्टमर ये चाहे कि वो मेरा कन्वेंशनल में अकाउंट रहे, ठीक है, और मैं इस्लामिक में नया अकाउंट खुलना चाहता है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? कन्वेंशनल में किस ब्रांच में अकाउंट है, वो ब्रांच तो बंद हो रही है, कन्वेंशनल वाला वो मेरा वहीं पर है और इसी में मैं इस्लामिक में दूसरा अकाउंट नहीं, खुलवाना चाह रहा हूँ, वहीं वो नहीं होगा सेम ना। कस्टमर नंबर अगर नया खुलवाना चाहे तो हो सकता है? कि जैसे लेट सपोज 1003 ब्रांच है, उसको हम कन्वर्ट करें तो 1003 ब्रांच अब इस्लामिक की होगी, वो कन्वेंशन में नहीं होगी। तो सेम क्यों खुलवाना है उसको? वो कह रहे हैं कि इस्लामिक में रहे उसी में और एक कन्वेंशनल में भी कन्वेंशनल रहे। ब्रांच तो होगी ना, 27 को नहीं, उसको बोलेंगे आप उसी कनेक्शन में खोल दो भाई, सही, दूसरा सही। अकाउंट खोलने के वाला अकाउंट आपका इस्लामिक में कर लेंगे। कन्वर्ट सर मेरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 2027 तक सारे बैंक हो जाएंगे, अभी तक तो ये- शिफ्ट हो जाएंगे, अभी कस्टमर का कंसेंट लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स वहाँ भी देना से ऑफर कर रहे हैं। नहीं, वही बात या अगर कन्वेंशन में रह रहे हैं तो उसको फायदा क्या हो रहने का? देखिए स्टेट बैंक कोई डायरेक्ट तो वो नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता है किसी के ऊपर। तो स्टेट बैंक ने राइट बताया कि शुरू करना बोला इस्लामिक बैंकिंग जब आई थी तो उसने बोला था विंडो खोले, कोई फुल फ्लैश बैंक भी खुले जिनमें इनको समझते थे फुल फ्लैश चलेंगे और वो चले भी। सब लोगों ने विंडो खोली, जो एग्जिस्टिंग बैंक रहते थे वो थे उस वक्त इंडस्ट्री में। फिर स्टेट बैंक ने जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना साइकिल जो है ना इकोनॉमी खुद ब खुद जो मूव हो रही है इस्लामिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, वो जाहिर सी बात है स्टेट बैंक को भी उनका भी पूरा शरिया बोर्ड बना हुआ, वो भी अप्रोच कर रहा होगा उनको, बीइंग इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री इंटरनेशनल भी थोड़ा सा प्रेशर होता है यार। बहरहाल इस्लामिक की तरफ उन्होंने डिसीजन लेना है, लेकिन उन्होंने भी कस्टमर के बिल के ऊपर रखा हुआ। वो देखना चाहते हैं कि भाई हमारे कितने ऐसे लोग हैं जिनका कंसर्न नहीं है, मतलब जो नो बोल रहे हैं, लेकिन ये डेटा हम अपने पास नहीं रख रहे, इसकी भी रिपोर्टिंग स्टेट बैंक हो रही है ना, हम डेटा क्यों कट कर रहे हैं, वही वाली बात। मैनेजमेंट तो देख ही रही है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन ये डेटा भी आगे कहीं सबमिट होगा। और इसी बेस पे लॉन्ग रन में जो आप बात करते हैं हम सब क्यों नहीं करते थे, जिस तरह हमने दूसरे बैंक जैसे फैसल बैंक के हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था हमने जब 60-70% ऑलमोस्ट अपनी ब्रांचें कर ली थी, तो फिर स्टेट बैंक ने बोला था ठीक है आप मन गो में ले जाएं सबसे, जो बाद में कस्टमर आ जाएगा बोलेगा मुझे नहीं करना था तो आप उसको अलग से ट्रीटमेंट कर दिएगा। मैं भी पॉसिबल हम भी ऐसे ही कर रहे हो कि अपनी 200-300 ब्रांचेस करने वाले स्टेट बैंक बोल देगा ठीक है आपका स्टैटिकल डेटा जो आपका बैंक का रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनका ये रिस्पॉन्स है, तो उसकी वजह से मैं भी लॉन्ग रन में ये इजाज़त मिल जाए कि ठीक है आप सबका सब एक साथ कर। लेकिन अभी दिस टाइम उसने हर बैंक को यही बोला है कस्टमर से कंसल्ट लें, और इसकी भी प्रॉपर इसका लॉग्स भी बनने, इसका ऑडिट भी होगा और चेक करेंगे। कि कस्टमर रेजिस्ट क्यों करेगा? देखिए रेजिस्ट पहले जो ये ठीक है, हाँ देखिए पहले जो है ना 1 जनवरी 2025 से पहले रेजिस्टेंस हमें समझ में आती थी, कस्टमर का रेजिस्टेंस किस वजह से आएगा, सिर्फ रेट की वजह से। जो रेट कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग में रेट ज़्यादा है, मैंने आपको मिसाल दी थी बताया था अभी कि टी बिल माइनस 1.5%। अगर आज की भी आप बात करें तो कन्वेंशनल बैंक में मिनिमम रेट है 10.5 सेविंग अकाउंट का, लेकिन हमारा जो अभी अगर आप बात करें इस्लामिक बैंकिंग जो हमने लास्ट डिस्ट्रीब्यूट किया वो मेरे ख्याल से शायद 8.91, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा रह गया, वरना देखिए अगर इससे पहले अगर आप जाएंगे नवंबर की आप रेट एनालिसिस देखें तो वहाँ पे हमारा रेट मतलब इस्लामिक बैंकिंग का सेविंग का रेट होता था 7%, 7.5%, और कन्वेंशनल का होता था 11.5, 12.5, उस वक्त थोड़ा रेट अप था, तो रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस था 5-6%, तो उस वक्त कस्टमर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन अब वो भी कम है क्योंकि रेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना वो कम होता जा रहा है, और एक वक्त ये आएगा शायद इस्लामिक बैंकिंग का रेट ज़्यादा हो जाएगा, कमर्शियल बैंक का रेट कम रह जाएगा, तो खुद ब खुद जो है ना लोग पर उधर जो रेट कॉन्शियस कस्टमर हो, ठीक है। बाकी बात रह गई सर्विसेज की, तो सर्विसेज तो तकरीबन इस्लामिक बैंकिंग वालों ने तकरीबन ऑलमोस्ट मैच करा दी है, शायद 1-2 चीज़ के अलावा शायद करंट अकाउंट पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है वेबर टाइप का वो इस्लामिक बैंकिंग में भी नहीं है, वो सिर्फ मुदारवा बेस पे वेवर्स मिलते हैं, तो सिर्फ यही वजह है खाली कस्टमर की। वरना वाली बात जो है भाई वो नहीं करना तो नहीं करना, वो तो अल्लाह वही बता सकता है। जब हम मिलेंगे लोगों से ऐसे ऐसा मैंने नहीं बताया था हमें कि भाई लोग होते ना करने वाले, तो उसके बाद फिर जाहिर बात है पहले बीएम से अगर वो अप्रोच नहीं हो रहा होता
एरिया जाता है या कोई और जाता है, कोई बड़ा कस्टमर है या नॉर्मल भी है, तो फिर उससे जाहिर बात है हम पूछते हैं भाई आप ना करने की वजह तो बताएं। कोई एक तो वजह होगी मे भी रेट कॉन्शियस हो या मे भी रेट कॉन्शियस ना हो, बस ऐसे ही कर रहा हो। तो फिर जब ऐसे ही कर रहा होगा तो फिर उस थोड़ा में शायद हम उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, बोलेंगे भाई फिर आप देख लेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको समझ आती है, जो बता रहे हैं कि करेंट अकाउंट में जो फाइनेंशियल ब्रांचेज है वो फायदे दे सकती है, जैसे कि लाइक सपोज फ्री चेकबुक हो गया, फ्री ऑर्डर हो गया, इस तरह की सर्विसेज होती है। इस्लामिक बैंक ये चीज़ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? अगर आपने शायद पहले दिन में कुछ प्रोडक्ट से कुछ पढ़ा हो, इस्लामिक बैंक में बेसिकली सूद की डेफिनेशन क्या होती है? सूद की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा कोई भी कर्ज जो अपने साथ नफा खींच के ले। करंट अकाउंट में बार बार कहते हैं कि कर्ज के ब्याज पर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को कर्ज दे रहे होते हैं उस पर नफा ले रहे होते हैं, वो आराम होता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, इस चीज़ को कवर करने के लिए एक करंट प्लस टाइप का अकाउंट खोल दिया गया जिनका बहुत नॉमिनल प्रॉफिट रेट दे दिया गया, ठीक है। उसको कैटेगराइज सेविंग कर दिया गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे, लेकिन है वो करेंट। फिर रेट उस पर 1% से भी शायद बहुत नीचे होता है, पॉइंट समथिंग का रेट होता है। उसमें हम यानी फैसिलिटीज दे पाते हैं। फिर इस्लामिक के अंदर फ्री चेक हो गई, पे ऑर्डर हो गया, बेसिकली वो जो अमाउंट है जो मार्केट चार्ज कर रहे हैं इसी वजह से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको मुदारिब उसमें लाएगा कर्ज के बेस पर कर्ज के जितने कर्ज की अमाउंट ली है कस्टमर ने आपको बस वही दे सकते हैं और मजीद कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर को इस्लामिक में ज़्यादा फायदा हो रहा है या फिर कन्वेंशनल साइड में? बैंक में भी तो अपना एक होता है ना कि यार मुझे इसमें फायदा। देखिए इसमें हर बैंक के अलग अलग अप्रोच है, हर बैंक का अपना अपना विजन है। जैसे मिजान वगैरह है वो तो कंपनी चल रही थी, वो भी एक ही साइड पे सारा इस्लामिक है, लेकिन जैसा ये जो बैंक है तो हम जैसे करेंगे कन्वर्ट तो क्या लगता है कि बैंक कस्टमर से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, ठीक है। अभी अगर जैसे इन्होंने बात बताई कि इस्लामिक का हम रेट दे रहे हैं 6% और कन्वेंशनल रेट पर 11.5, तो इस्लामिक ज़्यादा ही कमा रहा है बाजार पर ही। इस्लामिक में कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि आप हर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कन्वेंशनल हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन खैर ऐसा नहीं है कि बैंक को इस्लाम में ज़्यादा फायदा कर रहे हैं। कस्टमर जहाँ पे ज़्यादा है, कस्टमर का वॉल्यूम जहाँ पे ज़्यादा है, वो जितना बिजनेस दे रहे हैं उतना कमा सकते हैं। ऐसा ही एक चीज़ वो ये भी देते हैं ना, एवरेज बैलेंस इतना मेंटेन करोगे तो ये फ्री होगा, ये फ्री होगा, इस्लामिक बैंकिंग नहीं खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो लालच देना ही ऐसा नहीं जैसा एसओसी अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, तो वैसे तो हर 6 महीने बाद आता है, ठीक है। लेकिन एक अगर कभी देखा हो तो उसमें हमारे जो भी एसओसी में चार्जेस लिखते हैं, जैसे अभी इस्लामिक का लास्ट चल रहा है, हमें भी इशू आ रहा था भाई सेम बैंक के कस्टमर बोल रहा था वो तो चेकबुक फ्री दे रहे हैं यार, आप हमसे बोल रहे चेकबुक फ्री नहीं हम पैसे लेंगे। तो फिर ये कि अप्रूव हुआ था कि यार हम अक्रॉस द बोर्ड अगर कोई चीज़ वेव कर दी जाए ना तो उस चीज़ की इजाज़त है शरिया बोर्ड के अंदर। मिसाल उन्होंने बोला ठीक है, हमने एक टैप आया कि 25,000 रुपये अगर कस्टमर का एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, चाहे वो करंट हो या सेविंग हो, तो उसको चेकबुक फ्री है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड अगर किसी चीज़ को वेव करना हो ना तो हम कर सकते हैं उसमें, यानी कि कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि ये हमारे कर्ज बेस पे या ये मुदारबा बेस पे। हमने बोला जो भी 25,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करेगा उसकी चेकबुक फ्री है, वो फ्री है। फर्स्ट चेकबुक फर्स्ट चेकबुक तो वैसे ही फ्री होती है वो तो भाई इस्लामिक अच्छा वो जो ये वाली फैसिलिटी देते हैं क्रॉस बोर्ड 25,000 वाली, उसको वो जनरेट कहाँ से बैंक को फैसिलिटी दे रहे हैं तो जाहिर वो पैसा जो